नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित जो कक्षाएं चल रही थी उन्हीं कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम भारतीय संसद के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसके पहले की कक्षाओं में हमने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और भारतीय संविधान से के प्रमुख स्रोत आदि कक्षाओं के विषय में अध्ययन कर लिया है। तो अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां आपको सभी कक्षाएं क्रमवार विस्तृत रूप से मिल जाएंगी, वहां से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संसद की। दोस्तों, भारतीय संसद के विषय में अगर हम बात करें तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर राज्यसभा यानी राज्य परिषद जो था उसे राज्यसभा कर दिया गया और जो जनता का सदन था उसे लोकसभा बना दिया गया। इस शब्द को अपनाया गया। बना दिया का मतलब जनता का जो सदन था उसे लोकसभा कहा जाने लगा और जो राज्य परिषद थी उसे राज्यसभा कहा जाने लगा। इसके बाद में संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसद प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। अगला पॉइंट कहता है कि संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत यानी संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में संसद के गठन, संसद की संरचना, संसद की अवधि, वहाँ अधिकारी हैं जो उनके विषय में, प्रक्रिया और विशेषाधिकार और शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ये वर्णन कहाँ किया गया है तो ये अनुच्छेद 79 में यानी आर्टिकल 79 में कहा गया है कि एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो ये बात कहाँ कही गई है तो ये 79 में कही गई है। अब बात करते हैं राज्यसभा की, क्योंकि हमने राष्ट्रपति जी के विषय में पहले अध्ययन कर लिया है तो राष्ट्रपति जी को छोड़ देते हैं और सीधा राज्यसभा पर आते हैं। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी राज्यसभा भंग नहीं की जाती, इसका वेतन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर 150 सदस्य है तो 50 सदस्य इस साल रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद में 50 सदस्य अगले साल रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद में 50 सदस्य फिर उसके अगले साल रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 50 सदस्य रिटायर हुए थे वो यहाँ पर फिर हो जाएंगे, यानी जो रिटायर हुए यहाँ 50 सदस्य फिर से फिल किए जाएंगे तो वो आगे चल के उनका फिर कार्यकाल 2 साल हो जाएगा। तो हर 2 वर्ष 1/3 सदस्य यहाँ पर सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं और वो सेवानिवृत्त जो सदस्य होते हैं उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। तो इस तरह से नए आ जाएं या फिर वो पुनः निर्वाचित हो जाएं, तो इस तरह से सदन कभी ये भंग नहीं होता यानी विघटित नहीं होता। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है तो वो 250 निश्चित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, यानी राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होगी। इससे ज्यादा राज्यसभा में सदस्य नहीं हो सकते। उन 250 सदस्यों में से 238 जो हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आएंगे, जबकि 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। ठीक है, तो 250 अधिकतम सीट है, जिसमें से 245 सीट
245 सीट इस समय फिल है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे। अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। आमतौर पर क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं और इन्हें सभापति के रूप में ही वेतन भत्ते मिलते हैं। लेकिन जब आकस्मिक कार्यों की वजह से या कोई आकस्मिक ऐसा कार्य पड़ जाए या आकस्मिक कोई ऐसी बात हो जाए, उस वजह से उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य करना पड़े, यानी राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करना पड़े, तो उन्हें फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे, फिर उन्हें राष्ट्रपति के काम के वेतन भत्ते मिलेंगे। यानी जो राष्ट्रपति जी को जो वेतन भत्ते मिलते रहे हैं तो वो उपराष्ट्रपति जी को मिलने लगेंगे तब तक जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। इस अवधि में वो राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति को भी चुनती है। यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये तो सभापति होते हैं और ये राज्यसभा के सदस्य तो होते नहीं हैं, ये तो बाहर के सदस्य होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति के तौर पर चुनते हैं, जबकि सभापति अनुपस्थित हो तो उपसभापति उनके स्थान पर कार्य कर सके। इसलिए जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक होता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा और जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। अब उपराष्ट्रपति क्योंकि सभापति होते हैं राज्यसभा के, तो अगर उपराष्ट्रपति को हटाना होगा तो जो भी विधेयक लाया जाएगा वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा और जब वो विधेयक पर चर्चा चल रही होगी उस समय जो सभापति हैं वो पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है, यानी वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे उपराष्ट्रपति जी। ये बात यहाँ पर कही गई है। अगला पॉइंट कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। यानी आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा राज्यों के लिए एक अगर कोई विधि बनाएगी तो वो विधि सिर्फ 1 वर्ष तक ही उस अस्तित्व में रहेगी। ये बात कही गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 250 में कहा गया है कि आपातकाल की स्थिति में केंद्रीय संसद को राज्य सूची में अंकित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसकी किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावित नहीं रहता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि 250 में क्या कहा गया है। अगला है अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए तो उन विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। यानी 2 राज्यों के मध्य मान लो कोई विवाद हो गया, ठीक है, अब वो विवाद नहीं सुलझ रहा है और उस पर एक कानून बनाना है। ठीक है, तो अगर उस कानून को बनाने के लिए वो दोनों राज्य एक प्रस्ताव पारित कर दे कि हाँ ठीक है हम सहमत हैं, तो उस सहमति के हिसाब से भी संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है। ये बात कही गई है आर्टिकल 252 यानी अनुच्छेद 252 में। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इसमें कुछ सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट करें, आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करें, अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 253 यानी आर्टिकल 253 में। इसके बाद में कहा गया है कि भारत की पहली अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था वो थी नरगिस दत्त। ठीक है, ये भारत की पहली ऐसी अभिनेत्री हैं जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी। अभी आपने पीछे पढ़ा है कि साहित्य, चिकित्सा, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में राष्ट्रपति जी 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो नरगिस दत्त पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। इसके बाद में जयललिता जयराम ये भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। बैजंती माला ये भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। देविका रानी ये भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि राज्यसभा की, जैसे अभी वर्तमान में जया प्रदा है और एक वो जया प्रदा भी राज्यसभा की सदस्य हैं और जया बच्चन भी राज्यसभा की सदस्य हैं, रेखा राज्यसभा के सदस्य हैं, सचिन तेंदुलकर जी भी राज्यसभा के सदस्य हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जिन्हें मनोनीत किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी राज्यसभा से संबंधित क्लास, संसद से संबंधित। अगली क्लास में हम लोकसभा के विषय में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी में अगर उसे जोड़ देंगे तो फिर काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और एंजॉय करते रहें। आज की क्लास के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।